गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है आपके सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले चैप्टर का नाम हम समझते हैं कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। तो जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था या देखा था कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो कंट्री साइड है, जो गांव जो है उसमें जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो कैसे होता है, वो क्या होता है। तो हमने देखा था ग्राम पंचायत होती है वहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ज़िला पंचायत के अंडर काम करती है। तो अर्बन एरियाज़ में ऐसी कौन सी बॉडीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो वहाँ फॉलो होता है। तो अर्बन एरियाज़ में जो सिस्टम फॉलो होता है या जो बॉडीज़ होती हैं गवर्न करने के लिए, उनको कहा जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। हिंदी में अगर कहा जाए तो नगर पालिका, नगर पंचायत। ठीक है बच्चों। तो आपके शहर में भी नगर पंचायत या नगर पालिका जो है वो अवश्य होगी। आप पता लगा सकते हैं कि नगर पालिका के आपके अध्यक्ष कौन है और आपके इलाके का पार्षद कौन है। तो इससे आपको जानकारी होगी कि ये जो गवर्नमेंट बॉडी है ये कैसे काम करती है। ये इनका जो इलेक्शन होता है वो बहुत डायरेक्ट होता है, सीधे पब्लिक जो है इनको इलेक्ट करती है, चुनती है पार्षदों को, और पार्षद जो हैं वो अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है इसको बनाया कब गया था, इसको फॉर्म कब किया गया था। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एक्ट है वो 1835 में अंग्रेज़ों के शासन काल में ही इसका जो रूल था, जो लॉ था, जो बिल था वो पास कर दिया गया था। अंग्रेज़ों को भी बहुत बड़ी बड़ी जो रियासतें थी उनको संभालना इतना आसान नहीं था उनके लिए। ग्राउंड लेवल पे काम करना इतना आसान नहीं था, सेंट्रलाइज तरीके से वो काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन किया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट बांट दिया। आप बोल सकते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बांट दिया, जिससे कि काम करना आसान हो गया, इजी हो गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है सबसे पहला, सबसे पुराना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बनाया गया था। तो वो था आज का जो चेन्नई है, उसका पुराना नाम था मद्रास। तो मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो भारत का सबसे पुराना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। इवन वो अंग्रेज़ों के आने से पहले से बन के तैयार था 1687 में। तो ये एक जानकारी वाली बात है जो आपको याद रखनी है। 1687 में अंग्रेज़ों के आने से पहले ही ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था ये तैयार कर लिया गया था। दूसरी चीज़ हमको देखना है जो वो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एरिया का डेवलपमेंट। वो चाहे स्कूल्स बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था करना हो, चाहे पार्क्स बनाना हो। तो ये सब जो काम है लोगों के वेलफेयर के लिए, ये जो सारे काम हैं ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिए जा जाते हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये सारे सारे काम जो है करती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो क्या सिर्फ इतने ही काम काम होते हैं उनके? नहीं, इसके अलावा भी लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों पे लाइट की व्यवस्था, उसके बाद कई लोगों के लिए आवास, घर की व्यवस्था, ये सारा काम करना भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ही जिम्मेदारी है, ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अच्छा, तो क्या सारे जो मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको छूट दिया गया है अपने तरीके से काम करने का, इजाज़त है उनको कि वो अपने तरीके से काम कर सकें, या उनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग बॉडी होती है? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, चेंज। जब कोई चीज़ पुराने समय से चली आ रही हो और उसमें समय के साथ कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है तो अमेंडमेंट लाया जाता है, चेंज लाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिन बातों को लिख दिया गया है, जिन बातों को बता दिया गया है, तो उनमें भी जो है चेंज लेके आने की आवश्यकता है, बदलाव लेके आने की आवश्यकता है। तो 1992 में 12th शेड्यूल के अंडर जो है
एक लॉ पास हुआ, एक रूल पास हुआ वार्ड कमिटीज़ बनाने का। अब ये वार्ड कमिटीज़ क्या है? नगर पालिका क्षेत्र जो है, एक नगर पालिका का जो इलाका है काफ़ी बड़ा होता है। फर्दर उसको वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। हर वार्ड का एक पार्षद होता है। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आप पता कर सकते हैं कि आपके वार्ड का पार्षद कौन है। तो हर वार्ड का एक पार्षद होता है। अब ये जो पार्षद महोदय हैं, तो ये वार्ड का एक कमेटी बना सकते हैं। ये वार्ड की एक वार्ड का एक ग्रुप बना सकते हैं, इसमें जो है वार्ड के जो जाने माने व्यक्ति हैं, जो समझदार लोग हैं, या वार्ड के जो हर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको इसमें जोड़ा जाए। वार्ड का मेंबर या वार्ड का जो पार्षद है वो भी इसमें मौजूद होता है, और इसकी अध्यक्षता, इसका जो हेड होता है, इसका जो लीडर होता है, वो नगर पालिका अध्यक्ष को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें जो है महिलाओं के लिए सीट रिज़र्व भी की गई है। नगर पालिका के इलेक्शन में महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन भी जो है वो करवाया गया है। ठीक है। अब अगला आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि वहाँ नगर पालिका में किसका किसका क्या क्या रोल है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। सबसे पहले आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेयर। अब ये मेयर कौन होते हैं? तो मेयर होते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष। उनको इंग्लिश में जो है मेयर कहा जाता है। ये जनता के वोट से चुन के आते हैं। जिन वार्ड काउंसलर्स को हम चुनते हैं, जिन पार्षदों को हम चुनते हैं, वो पार्षद अपना अध्यक्ष जो है वो चूज़ करते हैं वोट्स के माध्यम से। तो मेयर जो है वो नगर पालिका के हेड होते हैं। कोई भी काम एक नगर पालिका में जब होगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब होगा, तो वो बिना अध्यक्ष की जानकारी के नहीं हो सकता। अध्यक्ष का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और आप समझ सकते हैं कि उनकी साइनिंग अथॉरिटी होती है। बिना उनके सिग्नेचर के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। सेकंड आता है म्यूनसिपल कमिश्नर। अब ये जो मेयर साहब हैं, ये इलेक्शन के बाद आते हैं, ये इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, ये इलेक्ट नहीं होते। इनको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके वहाँ पे बैठना होता है। ये सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो कि एक जॉब है, जो कि उनको यूपीएससी क्लियर करने के बाद ये मौका मिलता है। और उनका कोई टेन्योर नहीं होता, उनका रिटायरिंग एज होता है, वो 60 ईयर्स तक जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन मेयर जो है उनका टेन्योर होता है, उनका एक फ़िक्स पीरियड होता है, जिसमें जो है जिसके बाद जो है इलेक्शन होता है। वार्ड काउंसलर जो हैं, जो पार्षद हैं, हर एक साल के बाद चाहे तो नगर पालिका अध्यक्ष को जो है बदल सकते हैं अपने वोट से, इलेक्शन से। ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर होते हैं, उनके पास भी काफ़ी पावर होती है। वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं, प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, लेकिन रियल पावर जो है वो मेयर के हाथ में होती है। कमिश्नर के पास भी साइनिंग अथॉरिटी होती है, लेकिन वो बिना मेयर के बातचीत के वो कोई भी सेल्फ डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते। वो मेयर के हाथ में जो है ज़्यादा बड़ा कंट्रोल रहता है। अब आता है आपका वार्ड काउंसिलर, जिसको हम कहते हैं पार्षद। तो ये जो पार्षद है, ये आपके सबसे क्लोज रहता है, और डायरेक्ट वोटिंग से आप उसको चुनते हो। तो पार्षद या वार्ड काउंसलर एक ऐसा मेंबर होता है जिससे आप अपनी कंप्लेन सीधे जाके कर सकते हो, जिसको बता सकते हो, समझा सकते हो। वो सीधे कंप्लेन पे जो है एक्शन ले सकता है। तो ये है वार्ड काउंसलर। अच्छा, वार्ड काउंसलर के बाद जो आखिरी पॉइंट जो इस चैप्टर में बच जाता है, छोटा सा चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा अभी ये, वार्ड कमेटी। तो वार्ड कमेटी क्या होती है? तो वार्ड कमेटी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वार्ड कमेटी वार्ड के कई सारे लोगों को मिला के बनती है, और उसका जो चेयरपर्सन होता है वो वार्ड काउंसिलर होता है। पार्षद जो होता है वो चेयरपर्सन होता है, और इन सारे लोगों को मिला के, वार्ड के कई सारे इम्पोर्टेंट लोगों को मिला के बैठा के कमेटी बनाई जाती है। तो ये कमेटी क्यों बनती है? ये कमेटी बनती है कि वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, जो भी अलग अलग समस्याएं हैं, जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं अलग अलग लोगों को, वो वार्ड काउंसिलर के पास, पार्षद के पास उसको रखेंगे, बताएंगे उसको। पार्षद उस कंप्लेन को मेयर के पास ले जाएंगे, अध्यक्ष के पास ले जाएंगे, और फिर मेयर जो है उसका कोई उपाय निकालेंगे, वार्ड काउंसिलर को आदेश देंगे काम कराने का, तब जाके वो काम जो है वो उस इलाके में होगा।
तो ऐसे काम करता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहर का एक एडमिनिस्ट्रेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मेट्रोज़ होते हैं, उसमें महानगर पालिका होती है। बहुत बड़े लेवल पे उनका काम काम होता है। तो उम्मीद है बच्चों आज का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर आया होगा। तो आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।